लिबरल थ्योरी की जो क्रिटिसिज्म है या आलोचना है वो रियलिस्ट ने की। तो जो यथार्थवादी ट्रेडिशन है जिसे हम आज करेंगे, उदारवादियों की तरह ही या रियलिज्म की तरह ही एक लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध को इन्होंने प्रभावित किया, एक्सप्लेन किया। और आज के समय में भी अगर आप देखते हैं तो लिबरलिज्म के नए रूप न्यू लिबरलिज्म या उदारवाद को हम नव उदारवाद के रूप में देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का प्रयास करते हैं या यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अपने रूप से परिभाषित करने का प्रयास करता है। जिस तरह से रियलिज्म के पुराने विचारक रहे हॉब्स इत्यादि, उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम लिबरलिज्म देखते हैं, उदारवाद देखते हैं, तो उनका भी एक बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है, इतिहास रहा है। हम इमैनुअल कांत की बात कर सकते हैं। एनलाइटनमेंट जो थ्योरी है या सिद्धांत है, उससे वो जुड़े हुए हैं। और इसमें अगर आप देखें कि कब से हम ये मानते हैं कि लिबरल या उदारवादी जो विचारधारा है उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपना प्रभाव डाला, तो हम 16वीं शताब्दी की रिफॉर्मेशन मूवमेंट एक समय रहा। आपको याद होगा, हमने आपको वेस्टफेलिया करवाया था। वेस्टफेलिया में जो उस समय वेस्टफेलिया की शांति हुई थी, उसके साथ आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था, मॉडर्न नेशन स्टेट का। वही वेस्टफेलिया के समय में अगर हम लोग जाते हैं तो वेस्टफेलिया के समय में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उस समय जो मॉडर्न नेशन स्टेट था, ना सिर्फ मॉडर्न नेशन स्टेट का उदय हुआ था या वो उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं मानी जाती है, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट्स उसके साथ उससे पहले जो एक एब्सोल्यूट किंग्स का रूल था, साथ ही साथ जो चर्च और स्टेट को एक माना जाता था, उसमें उसको भी अलग किया गया। इन सब को हम लिबरल ट्रेडिशन से जोड़ते हैं। साथ ही साथ और इंडिविजुअलिज्म से, व्यक्तिवाद, इससे भी हम जोड़ते हैं। अगर हम लॉन्ग ट्रेडिशन की बात करें तो 16वीं शताब्दी का जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, वहां पर हम इसे खासकर ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार यथार्थवाद या रियलिज्म में अलग अलग कहने को वो रियलिज्म है, यथार्थवाद है या नव यथार्थवाद है, लेकिन उसमें भी अलग अलग विचारक हैं। उसी तरह से जो उदारवाद है या लिबरलिज्म है या न्यू लिबरलिज्म है, उसमें भी अलग अलग विचारक हैं और विचारधाराओं में आपको थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा या विचारों में थोड़ा सा अंतर मिलेगा। लेकिन एक कॉमन पॉइंट है डेमोक्रेसी या इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उस पर ये सभी लोग या कोऑपरेशन, सहयोग पर ये सभी लोग सहमत हैं। अन्य क्षेत्रों में थोड़ा सा आपको विचारों में परिवर्तन मिल सकता है। अगर हम बात करें फिलोसोफर जॉन लॉक, स्टूडेंट्स पिछली क्लास में भी मैम ने आपको जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हैं, जिसमें हम हॉब्स, लॉक और रूसो की बात करते हैं, उनके बारे में हमने जिक्र किया था। उसी तरह अगर हम लिबरल ट्रेडिशन की बात करते हैं तो उसमें भी हम जॉन लॉक की बात कर सकते हैं, क्योंकि जॉन लॉक को मॉडर्न नेशन स्टेट में जो इंडिविजुअल लिबर्टी है या व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उससे जोड़ा गया है। और एक लिबरल ट्रेडिशन जहां पर एडम स्मिथ की भी हम बात करते हैं, मुक्त व्यापार की हम बात करते हैं या इकोनॉमिक फ्रीडम की हम बात करते हैं, उससे भी लॉक को जोड़ा जाता है। जॉन लॉक ने बात की थी इंडिविजुअल लिबर्टी की। उन्होंने बात की थी कि जब राज्य का गठन नहीं हुआ था तो जो स्टेट ऑफ नेचर था, यानी जो प्राकृतिक अवस्था थी, तो उसमें मनुष्य के पास अधिकार थे, लाइफ और लिबर्टी के अधिकार और प्रॉपर्टी, ये 3 अधिकार पे उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया है। अगर हम बात करते हैं लिबर्टी की, लाइफ की, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में लिबर्टी या स्वतंत्रता आपकी आ जाती है। तो इन अधिकारों को उन्होंने नेचुरल राइट्स बताया था,
प्राकृतिक अधिकार बताया था, जो मनुष्य के पास राज्य के गठन से पहले उपलब्ध थे। राज्य का गठन केवल या स्टेट का गठन या स्टेट का जो एक एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि जो स्टेट ऑफ नेचर है, यानी जो प्राकृतिक अवस्था है, राज्य की उत्पत्ति से पहले की जो अवस्था है, ड्यूरिंग दैट स्टेज सभी के पास फ्रीडम, सभी के पास लाइफ और प्रॉपर्टी का अधिकार था। लेकिन जब सबके पास ये अधिकार है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि कहाँ उसका अधिकार समाप्त होता है और कहाँ दूसरे का शुरू होता है। तो ये डिसाइड करने के लिए या ये लॉ एक रहे कि ये आपकी लिबर्टी है लेकिन दूसरे के पास भी उतनी लिबर्टी है, ताकि सभी लोग पीसफुली रहें। राज्य का गठन किया गया और लिमिटेड राइट्स दिए गए थे स्टेट को, सिर्फ इंटरप्रेट करने के लिए, लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए, ताकि जो राइट्स है, ह्यूमंस के पास जो राइट है वो प्रॉपरली उसका यूज कर सकें, उसे एंजॉय कर सकें। सो ये जो लिमिटेड स्टेट है, यही आप लिमिटेड जो स्टेट है, यही लिबरल्स जो है उनका आप बेस कह सकते हैं, या उदारवादी विचारधारा का आप बेस कह सकते हैं। इसके तहत ये कहा गया है कि क्योंकि डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक प्रणाली है, तो राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन इन ह्यूमन लिबर्टी एंड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में भी मुक्त व्यापार हो, मुक्त अर्थव्यवस्था हो, राज्य का न्यूनतम या मिनिमल इंटरफेरेंस हो। इसी तरह से क्योंकि व्यक्तिवाद या व्यक्ति पे बल दिया गया है, तो इसीलिए उसके जीवन में भी न्यूनतम या कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। लेकिन यथार्थवादियों से थोड़ा, यथार्थवादी स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि अगर हम हॉब्स की बात करते हैं या हम मॉर्गेंथु या इत्यादि की बात करते हैं, तो उन्होंने पूरा कंसेप्ट ह्यूमन नेचर पर आधारित किया है। और ह्यूमन नेचर कैसा है? कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर जो है वो इनसिक्योर है, सेल्फ इंटरेस्टेड है। लेकिन इसके विपरीत जो लॉक का ह्यूमन है वो सहयोग भी करता है, वो एनलाइटन भी हो सकता है, और रैशनल और रीजन के आधार पर, यानी कि चिंतन के आधार पर वो व्यक्ति सहयोग कर सकता है। हमेशा युद्ध के लिए या असुरक्षा के लिए वह तत्पर नहीं रहता है। सो ये अंतर है। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया, इमैनुअल कांट, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, ये अन्य विचारक हैं इस लिबरल या उदारवादी विचारधारा के। इसके अलावा जे.एस. मिल जो है, उन्होंने भी इंडिविजुअल फ्रीडम या लिबर्टी पर बहुत बल दिया था, और उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट और अदर इंटरेस्ट, या सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग, जो आपके मनुष्य के जो एक्शंस हैं, उनको दो भागों में उन्होंने बांटा था। वो कार्य जो आप करते हैं, अगर उसका प्रभाव केवल आप पर पड़े, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका प्रभाव अगर अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है तो वहां पर अंकुश लगाए जा सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली आप स्वतंत्र हैं अपना जीवन जीने के लिए, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे दूसरे मनुष्य को हानि होती है, हार्म होता है, वायलेंस होता है, तो ऑब्वियसली उसमें अंकुश है और कानून है, कानून का पालन करना है। तोड़ने पर जो कानून तोड़ा गया है उसकी सजा भी होती है। अगर हम बात करते हैं उदारवाद की, तो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खास करके जो समय रहा जिसमें प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दैट इज द इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय अमेरिकन राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, वर्साई की संधि पर चर्चा हो रही थी। उस समय बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं प्रचलित रहा सिद्धांत जिसे हम आइडियलिस्ट लिबरल थ्योरी भी हम कहते हैं। इस पर हम आएंगे अपने अगले स्लाइड में।
इससे पहले आपको बताएं कि अगर हम उदारवादी विचारधारा, जहाँ पर विभिन्न विचारक हैं, अलग-अलग विचारों में थोड़ा-सा परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो मूल सिद्धांत है लिबरलिज्म का, उसकी जो मूल आइडियाज हैं या जो उसके बेसिक आइडियाज हैं, उन पर हम एक बार और चर्चा करते हैं। मॉडर्न लिबरल स्टेट यानी एक आधुनिक राज्य, और वो लिबरल यानी उदारवाद पर आधारित होगा। मॉडर्न नेशन स्टेट जो वेस्टफेलिया के पश्चात आया था, जहां पर स्वतंत्रता, इंडिविजुअल्स की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक प्रणाली, तानाशाही नहीं है, किंगडम नहीं है, अधिकार, लिबर्टी, मुक्त व्यापार, मुक्त अर्थव्यवस्था, इन सब बातों पर बल दिया गया। Second, state and non-state actors are partners in development. अर्थात जैसे यथार्थवादियों ने एक स्टेट सेंट्रिक यानी केवल राज्य को केंद्रित करके ही पूरा सिद्धांत उन्होंने बताया या उसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरह लिबरल्स भी स्टेट को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके लिए भी एक स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है, लिबरल स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होगी तो प्रजातांत्रिक प्रणाली होगी और शांति होगी। जो लिबरल्स है वो मानते हैं कि केवल जो प्रजातांत्रिक या जो लिबरल स्टेट है या जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, पूंजीवादी स्टेट है, कैपिटलिस्ट स्टेट है, मुक्त व्यापार और इंडिविजुअल राइट्स पर आधारित स्टेट है, केवल वही शांति के लिए प्रयास कर सकता है। और एक विचारधारा भी है कि जो लिबरल स्टेट है या डेमोक्रेटिक स्टेट है, उनमें युद्ध कम होता है और वो सहयोग के लिए तैयार रहते हैं या तत्पर रहते हैं, जबकि इसके विपरीत जो अन्य राज्य हैं, चाहे वो टोटलिटेरियन हो, तानाशाही हो इत्यादि, वहां पर युद्ध की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। सो इसी आधार पर उन्होंने स्टेट को इम्पोर्टेंट माना है, लेकिन साथ ही साथ यथार्थवादियों से भिन्न या रियलिस्ट थ्योरी से भिन्न उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस दी है। और नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय निगम, इसी तरह से जो इश्यूज हैं वो भी उन्होंने राजनीतिक इशू के अलावा अर्थव्यवस्था इत्यादि यानी इकोनॉमिक इश्यूज को भी, व्यापार को भी उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। और ये माना है कि जो राज्य है उसका जो मेन एम है वो है मनुष्य का विकास करना, या जो राज्य है और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो कार्य करते हैं, सहयोग करते हैं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। और किसका विकास? मनुष्यों का, नागरिकों का विकास। एक और प्रिंसिपल जिसे हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं लिबरल विचारधारा का, वो है कि अगर राज्य जो है वो शांति के लिए प्रयास करेंगे, प्रजातांत्रिक राज्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि केवल प्रजातांत्रिक राज्य जो है, क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं या सिद्धांत हैं वो तानाशाही पे आधारित नहीं है, वो अधिकारों पर आधारित हैं, वो समय समय पर चुनाव पर आधारित हैं, वो बदलाव पर आधारित हैं। तो इसलिए वो उनमें शांति रहती है या वो शांति के लिए कार्य करते हैं। और क्योंकि स्वयं वो शांति के लिए कार्य करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी वो शांति का प्रयास करेंगे, अन्य संगठनों से, अन्य राज्यों से सहयोग करेंगे। और इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है या इंटरनेशनल ऑर्डर है या जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो भी ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगी। फ्री इकोनॉमिक सिस्टम जिसे हमने जिक्र किया, लेजे फेयर, लेजे फेयर जो सिद्धांत है LAISSEZ, फेयर FAIRE, अर्थात है, इसका अर्थ है मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, यानी राज्य आपस में व्यापार करेंगे, रोक टोक नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव किसी प्रकार के बैरियर्स नहीं लगाए जाएंगे, यानी कि राज्यों के बीच में जो व्यापार है मुक्त व्यापार होगा, अर्थव्यवस्था मुक्त होगी जिसमें कैपिटलिस्ट पूंजीवादी जो है वो बाजार में या मार्केट्स जो कहते हैं उनमें अपने आप स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे। और राज्य का इस अवस्था में
कम से कम हस्तक्षेप। बाद में जब आलोचना हुई मार्क्सवादी विचारकों ने, जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है, जो हम अगली क्लास में करेंगे, जब मार्क्सवादी विचारकों ने इसकी आलोचना की कि इसमें मजदूरों का शोषण होता है, तब एक उदारवादी राज्य में ही या एक लिबरल स्टेट में ही, एक वेलफेयर स्टेट का यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही एक वेलफेयर स्टेट का या कल्याणकारी राज्य की कुछ सिद्धांत जो है वो उसमें शामिल किए गए थे। लेकिन रहेगा वो मुक्त व्यापार ही राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप। और जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस, अर्थात जो आंतरिक विषय है, मुद्दे हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय जो विषय है और अंतर्राष्ट्रीय विषय है, उनमें अंतर्निर्भरता है। इसीलिए सहयोग की और ज्यादा आवश्यकता है। आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैम न्यू लिबरलिज्म कराएंगी, तो ये कंसेप्ट आपको और क्लियर होगा कि किस तरह से जो उदारवादी, खासकर नव उदारवादी विचारक जो हैं, वो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों के बीच में विषयों के कारण, वैश्वीकरण के कारण अंतर्निर्भरता है और एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस है। यानी एक ओवरलैपिंग है इश्यूज का या मुद्दों का या विचारों का, और इसलिए ये अंतर्निर्भरता बढ़ जाती है। क्योंकि राज्य जो है वो सहयोग करेंगे उदारवादियों के विचारों से, और अंतर्राष्ट्रीय जो विषय है वो राज्यों पर प्रभाव डालते हैं, और स्वयं राज्य तानाशाही है या प्रजातांत्रिक प्रणाली है, वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग के लिए अपने किस प्रकार की प्रणाली उस आधार पर सहयोग करते हैं। जैसे हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, पुरातन समय में आप कह सकते हैं या आरंभ में आप कह सकते हैं, इमैनुअल कांत हो गए, लॉक हो गए, जे.एस. मिल इत्यादि। उसके पश्चात जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था, युद्ध हुआ, क्योंकि उससे पहले शक्ति संतुलन इत्यादि, बैलेंस ऑफ पावर हम आपको बता चुके हैं। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था, जब युद्ध हुआ, तो किस कारण से ये वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इन सब बातों पे जब विचार करें, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के समय का जो समय था, जब वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, या उस वर्साय की संधि पर चर्चा चल रही थी, या उस समय जब राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, जो औपचारिक रूप से पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन रहा, उसके निर्माण की बात चल रही थी, तो अमेरिकन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, और उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स उस समय प्रतिपादित किए थे, और इसको हम आइडियलिस्ट लिबरलिज्म से जोड़ते हैं। आइडियलिस्ट यानी आदर्शवादी। हम इसे आइडियलिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत से विचारकों ने इसे यूटोपियन माना है, क्योंकि इनके आधार पर विश्व में कभी तनाव या युद्ध की अवस्था नहीं आ सकती है, तो इसे यूटोपियन माना गया है, यानी कि स्वप्न जो साकार नहीं हो सकता। क्योंकि जो ये रियलिस्ट थिंकर्स हैं, पिछले क्लास में जो हमने की, उनका मानना था कि तनाव तो रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, और मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है, नेचर ऐसा है, तनाव रहेंगे, और युद्ध एक बहुत ही इनएविटेबल फीचर है इंटरनेशनल रिलेशंस के, अर्थात युद्ध तो होगा ही। इसलिए इसको एक आइडियलिज्म या स्वप्न या यूटोपियन कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वुड्रो विल्सन जो है अमेरिकन राष्ट्रपति रहे, उनके जो 14 प्रिंसिपल्स थे, जैसे जो हाई सीज है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। हाई सीज का अर्थ होता है जैसे आप की जहाँ टेरिटरी खत्म हो रही है, उसके बाद कुछ नॉटिकल माइल्स आपका पानी है, अन्य राज्य की जहाँ भूमि, ग्राउंड खत्म हो रहा है, जो टेरिटरी है वो समाप्त हो रही है, उसके बाद अगर वो वाटर है, वो भी कुछ नॉटिकल माइल्स उनका रहेगा, लेकिन उसके बीच में जो पानी रहेगा वो हाई सीज कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापार पहले समय में से ज्यादा अगर आप देखेंगे अभी, तो जितना भी व्यापार है वो ज्यादातर समुद्री मार्ग से होता है। कार्गो जो शिप्स रहती हैं, बहुत ज्यादा व्यापार इस मार्ग से होता है।
इसके अलावा जैसे टेररिज्म है, पायरेसी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए भी हाई सीज में जो नेवल सुरक्षा है वो बढ़ाई जा रही है। तो इस तरह से जो ये फ्रीडम ऑफ हाई सीज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रहे ताकि ट्रेड ठीक से चल सके, सुरक्षा ठीक से चल सके, राज्यों के बीच में आपस में तनाव ना हो वाटर्स को लेकर। सेकेंड, इसी तरह से और उनके प्रिंसिपल्स रहे, जैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए विचार विमर्श इत्यादि के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। जो राज्य हैं उस समय जो राज्य स्वतंत्र नहीं थे इत्यादि, उनके पास भी स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। अन्य राज्यों पर कब्जा नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है, इस तरह से उनके 14 प्रिंसिपल्स रहे। और एक आइडियल वर्ल्ड या एक ऐसे वर्ल्ड की, जिसे कहते हैं सुनहरा वर्ल्ड की बात की गई, जहां पर बिल्कुल तनाव नहीं होंगे, संघर्ष नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। इस तरह की विचारधारा उस समय रही। लीग ऑफ नेशंस बना, अमेरिका को लेकिन लगा उस समय कि इस समय कोई फायदा नहीं है लीग ऑफ नेशन ज्वाइन करने का, तो एक विचारधारा होते हुए भी, लीग ऑफ नेशंस को बढ़ावा देते हुए भी स्वयं जो लीग ऑफ नेशंस है उसमें अमेरिका शामिल नहीं हुआ। और उसके पश्चात ऑफ कोर्स हम जानते ही हैं कि लीग ऑफ नेशंस असफल रहा युद्ध रोकने में। इटली ने एबिसिनिया पर, लीग ऑफ नेशंस के रहते रहते इटली ने एबिसिनिया पर, जापान ने काओ चाओ पर हमला किया, पर लीग ऑफ नेशंस रोकने में सफल नहीं रहा। ना उनको कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग किया, ना उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया। इसी तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्साई की संधि के पश्चात जर्मनी ने पुनः अपना जो हथियार इत्यादि हैं उनका अधिग्रहण करना शुरू किया, या नाजी जो है जर्मनी, आप कह सकते हैं नाजीवाद आया जर्मनी में, जिसमें हिटलर ने बहुत अन्य राज्यों पर जैसे चेकोस्लोवाकिया इत्यादि, ऑस्ट्रिया इत्यादि पर हमला किया। इसी तरह से इटली में मुसोलिनी, उस समय की जो शक्तियां थी, क्योंकि अमेरिका तो एक लंबे समय से आइसोलेशन की एक तरह से पॉलिसी अपना रहा था, लेकिन उस समय की जो और शक्तियां थी, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि, किसी ने भी उस समय ज्यादा प्रयास नहीं किया जर्मनी को या इटली को नाजीवाद या फांसीवाद जो जर्मनी और इटली में आया, या उन्होंने जो एक साम्राज्यवाद की नीति अपनाई उसको रोकने की। और अंत में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्योंकि जो विचारधारा थी, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो युद्ध हुआ, यानी सहयोग में ही हुआ, पुनः युद्ध हुआ। तो इसको देखते हुए जो उदारवादी या जो आइडियलिस्ट अप्रोच है, जो एक आदर्शवादी अप्रोच है, उसको उसकी जो एक महत्व उसको जो दिया गया था वो धीरे धीरे कम हुआ। और फाइनली जो नव यथार्थवाद है उसका ज्यादा प्रचलन आरंभ हुआ, वो ज्यादा प्रेवलेंट हुआ, बिकॉज इट वाज कि नव यथार्थवाद एक्सप्लेन कर पाया कि युद्ध हो रहे हैं, या जो युद्ध हुआ उसने स्पष्ट किया कि यथार्थवादी जो है वो ज्यादा सही थे। तो इस प्रकार से जो आइडियलिस्ट विचारधारा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही। इसके बाद स्टूडेंट्स, क्योंकि जो लिबरलिज्म है उसकी आलोचना की रियलिस्ट ने, या रियलिस्ट की आलोचना की लिबरलिज्म ने, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद का जो विश्व था, जब न्यू रियलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है सामने और ज्यादा आया, या नव यथार्थवादी आया, तो उसके रिएक्शन में न्यू लिबरलिज्म जो है वो आया, यानी नव उदारवादी विचारधारा ज्यादा प्रेवलेंट हुई। जो नव उदारवादी विचारधारा है आधारित रही उदारवाद पर ही, ज्यादातर प्रिंसिपल्स मिलते हैं, थोड़ा परिवर्तन जरूर है, लेकिन इन्होंने भी मनुष्य को, व्यक्ति को, प्रजातांत्रिक प्रणाली को, इंडिविजुअल लिबर्टी को इन्होंने, या मुक्त व्यापार को काफी हद तक और सहयोग को काफी हद तक इन्होंने महत्व दिया। जो न्यू लिबरलिज्म है स्टूडेंट्स, इसे हम लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म
के नाम से भी हम इसे जानते हैं या इसे रेफर करते हैं, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म ने सहयोग को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अगर हम बहुत साधारण शब्दों में आपको एक्सप्लेन करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर बल दिया। और उन्होंने कहा कि इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओवरलैपिंग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक वैश्विक संस्था है, लेकिन उसके अलावा क्षेत्रीय संस्थाएं भी हैं, रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन हो गया, साउथ एशिया में सार्क इत्यादि हो गया। लेकिन इसके साथ और भी संगठन है या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे WHO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे आसियान है। आसियान के साथ आसियान के डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिसमें फिर से इंडिया है, सार्क में इंडिया है, UN में इंडिया है। तो इस तरह से जो कंट्रीज हैं वो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हैं, तो ओवरलैपिंग है। और इसी तरह से जो विषय हैं वो भी ओवरलैपिंग है। WHO हेल्थ से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। यूनाइटेड नेशंस में जब हम बात करते हैं शांति की, तो उसमें शांति जो है वो केवल सैन्य शांति ही नहीं, उसमें गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन इत्यादि की बात भी उसमें आ जाती है। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे यूरोपियन यूनियन वगैरह है, एक फॉरेन पॉलिसी ही नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी की भी बात होती है। और भी जो कंट्रीज हैं, एंटी टेररिज्म की भी उसमें बात होती है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग है। तो इसीलिए इन्हें लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, वन, क्योंकि इन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस यानी सहयोग करने के लिए संस्थाओं पर बहुत ज्यादा बल दिया, इसलिए इन्हें ऐसा भी रूप में भी देखा जाता है। ये बहुत प्रेवलेंट हुआ और इन्होंने यथार्थवाद, नवयथार्थवाद जो विचारधारा है उसको चैलेंज किया। जो न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट थे उन्होंने ये माना कि जो राज्य हैं वो इम्पोर्टेंट हैं अभी भी, बिल्कुल यथार्थवादियों की तरह या उदारवादियों की तरह उन्होंने माना कि राज्य इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे यथार्थवादियों ने कहा था कि स्टेट ही इम्पोर्टेंट है, स्टेट सेंट्रिक अवस्था है, इसको उन्होंने आलोचना की। और जो न्यू लिबरल है उन्होंने इसकी आलोचना की कि स्टेट इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन यथार्थवादी गलत है अगर वो कहते हैं कि केवल स्टेट ही इम्पोर्टेंट है। इनके अनुसार क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं और बहुत सारे एक्टर्स भी हैं, और ये जो एक्टर्स हैं ये रैशनल हैं। रैशनल अर्थात बुद्धिमान है, समझदार है, और ऐसे एक्टर्स हैं जो प्रयास करते हैं कि सभी जगह हित हो या सभी जगह डेवलपमेंट हो या विकास हो, और सब जगह कहाँ, यानी राज्य का भी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सहयोग हो और इशू एरियाज में भी। इशू एरियाज हैं स्टूडेंट्स, जिससे टेररिज्म एक इशू एरिया है, एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में और जो इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये इशू एरियाज हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। माइग्रेशन, ये इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। ड्रग ट्रैफिकिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट इशू एरियाज। तो इन इशू एरियाज में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से सहयोग किया जा सकता है। और ये जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, फिर चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो MNCs हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो न्यू लिबरल्स हैं उन्होंने ये भी माना कि आज का जो एनवायरनमेंट है बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, प्रतिस्पर्धा है, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा है, विकास करने की प्रतिस्पर्धा है, वैश्वीकरण में प्रतिस्पर्धा है, MNCs में प्रतिस्पर्धा है, सभी जगह प्रतिस्पर्धा है राज्यों में। ऑफ कोर्स सैन्य शक्ति की प्रतिस्पर्धा है। सो इस अवस्था में ये जो कंपटीशन वाला स्टेट है, तो राज्य प्रयास करते हैं कि उनके जो गेन्स हैं, जब वो अन्य राज्यों से इंटरेक्ट करें तो उनके गेन जो है या उनके जो लाभ हैं, जो सहयोग के माध्यम से उनके लाभ हैं, वो आगे बढ़े। और ये जो कोऑपरेशन होगा ये रैशनल बिहेवियर के आधार पर होगा। अगेन
जहाँ हॉब्स या रियलिज्म ने माना था कि मनुष्य का जो नेचर है या प्रकृति है वो रैशनल नहीं है, या वो एक सकारात्मक रूप से नहीं सोचता, निजी स्वार्थ के रूप में सोचता है। तो यहाँ उन्होंने माना कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, क्यों अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी या जो सहयोग करना है वो कौन करेगा, जब हम बोलते हैं स्टेट कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स जो फॉरेन पॉलिसी या एक्सटर्नल पॉलिसी या गवर्नमेंट में है, या जो एमएनसी में चला रहे हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो अल्टीमेटली ह्यूमंस हैं। तो यहाँ उन्होंने बात की है कि राज्य जब आपस में सहयोग की बात करते हैं, क्योंकि कंपटीशन है तो सहयोग की बात करते हैं, तो वो गेन्स के आधार पर यानी फायदे के आधार पर बात करते हैं और उसको मैक्सिमाइज कितना ज्यादा से ज्यादा आपका फायदा हो इसका आप प्रयास करते हैं, लेकिन आप एक रैशनल समझदार बुद्धिमान व्यक्ति के आधार पर या रैशनल बिहेवियर के आधार पर आप करते हैं, और इससे वैल्यू कोऑपरेटिव बिहेवियर यानी मूल्यों के आधार पर और सभी को फायदा हो ऐसा प्रयास भी करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स दो प्रकार की बात है, एक जीरो सम गेम, एक सम गेम, यानी कि जिसमें एक को पूर्ण रूप से फायदा है, एक को पूर्ण रूप से फायदा नहीं है, या नुकसान दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन जहां पर आप फायदा डिवाइड कर लेते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर माना, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी राज्यों में कोऑपरेशन के लिए हिचक जरूर रहती है, बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर दूसरा राज्य जो हमने एग्रीमेंट किया है उसका पालन नहीं करे तो, या दूसरे राज्य उस एग्रीमेंट से मुकर जाए तो नुकसान होगा, तो वो कोऑपरेशन नहीं रहेगा। तो ये एक फैक्टर जरूर है जो राज्यों को कहीं ना कहीं आपस में कोऑपरेट करने से रोकता है, लेकिन अगेन क्योंकि जो न्यू लिबरल्स हैं या लिबरल्स हैं वो मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल, तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकल आता है। ये सेकेंड लास्ट स्लाइड है आज के लिए स्टूडेंट्स हमारे। जो न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट जो संस्थाओं पर बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, कोऑपरेशन पर बहुत महत्व देते हैं, तो उन्होंने कहा कि सेकंड जो प्रॉब्लम आती है कोऑपरेशन, पहले तो ये आती है कि कहीं लगे कहीं दूसरा राज्य इसको कहीं चीटिंग तो नहीं करेगा, कहीं तोड़ तो नहीं देगा, कहीं वॉयलेट तो नहीं करेगा, पहला ये जो है चीज रोकती है। दूसरा जो कोऑपरेशन को मुश्किल बनाता है वो तब जब राज्य जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनको ये नहीं लगता कि दोनों को इसमें फायदा है। दैट मीन्स उन क्षेत्रों में कोऑपरेशन करना मुश्किल है जहां पर लीडर्स को म्यूचुअल इंटरेस्ट नजर नहीं आता, जहां पे दोनों को अपना जो हित है, अपने राज्यों का हित जो है वो नहीं लगता, तब कोऑपरेशन करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर दोनों राज्यों को लगे कि इस क्षेत्र में अगर वो कोऑपरेट करते हैं, तीन राज्यों को लगे या संस्थाओं को लगे या उस संस्थाओं के सदस्य बनने से लगे कि आपका फायदा होगा आपके राज्य का, या इसमें दोनों का फायदा है, तो जरूर कोऑपरेशन करते हैं या हो सकता है। इसके अलावा न्यू लिबरलिज्म की इंस्टीट्यूशनलिज्म की सबसे इम्पोर्टेंट जो विचारधारा है स्टूडेंट या विचारक जो है, जो 1970s में रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई, इन्होंने ट्रांसनेशनलिज्म यानी राज्यों का जो आपस में सहयोग होता है उसकी बात की, और इन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अंतर्निर्भरता, कॉम्प्लेक्स हो गई जटिल अंतर्निर्भरता का इन्होंने सिद्धांत दिया था। ये जो सिद्धांत था जटिल अंतर्निर्भरता का या कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, इसमें जोसेफ नाई और रॉबर्ट कोहेन ने ये कहा कि क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुआ है और ये मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, जो ये मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा क्योंकि फास्ट है, इसके आधार पर बहुत ज्यादा सहयोग हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, और क्योंकि ये जो सहयोग हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, इसमें आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन के आधार पर ये देखने को मिला है कि जो राज्य जब सहयोग करते हैं आपस में, तो वो केवल एक क्षेत्र में नहीं करते या एक संस्था के माध्यम से नहीं करते हैं, वो कई संस्थाओं के माध्यम से कर सकते हैं या कई क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो जब राज्य आपस में कोऑपरेट करते हैं या राज्य जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन है, अंतर्निर्भरता है, तो वो अंतर्निर्भरता और ज्यादा बढ़ती है। अगर एक विषय जो है उसका जो लेवल है या उसका जो स्वरूप है या जो उसका स्कोप है वो इतना व्यापक हो
चुका है कि वो सभी को प्रभावित करता है, तो कहीं ना कहीं ये अंतर निर्भरता और बढ़ती है। और ये अंतर निर्भरता एक और कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि राज्य एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में, कई विषयों में, कई संस्थाओं से जुड़ जाते हैं। और जब वो कई संस्थाओं से जुड़ते हैं या कई क्षेत्रों में कोऑपरेट करते हैं या कई क्षेत्रों में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो जाती है, जटिल अंतर्निर्भरता हो जाती है। और इस परिस्थिति में, इस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की परिस्थिति में, जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, क्योंकि राज्य तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो और राज्यों से करते हैं, संस्थाओं से करते हैं, इश्यूज से करते हैं, एनजीओ से करते हैं, एमएनसी से करते हैं, तो और ज्यादा जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं और जो विषय हैं, जैसे हमने जिक्र किया आपसे, टेररिज्म हो गया या एनवायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है हो गई, संस्थाएं और जो विषय हो गए, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब ऐसा हो रहा है आज के समय में, तो जो मिलिट्री फोर्स है, जो सैन्य शक्ति है, वो उसका जो इम्पोर्टेंस है एक मीन्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वो थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि और विषय उभर कर सामने आ गए हैं। और खासकर अगर हम शीत युद्ध के पश्चात का जो विश्व देखते हैं, क्योंकि शीत युद्ध जब कोल्ड वॉर हो रहा था, जो आपका आगे हम करेंगे भी, तो उस समय सब कुछ सैन्य शक्ति या परमाणु अस्त्रों की होड़ से एकदम था, इम्पोर्टेंट जो था वहीं पर उसको महत्व दिया जा रहा था। बाकी सब चीजें जो थी वो शीत युद्ध के तहत दब सी गई थी। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, साथ साथ सोवियत संघ का विघटन भी हो गया, तो जो विषय दबे हुए थे, जैसे पर्यावरणीय समस्याएं हो गई या आर्थिक समस्याएं हो गई या विषय तो वो पहले भी थे, लेकिन वो उभर कर सामने आए और ज्यादा वो इम्पोर्टेंट हो गए। तो अब एक कंट्री की जो पावर है या इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर उसकी आप कैपेबिलिटी देखें, तो केवल वो सैन्य कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी इकोनॉमिक पावर कितनी, वो भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। पॉल्यूशन, ह्यूमन लाइफ कैसी है, वो भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। पॉपुलेशन स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, वो भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो दैट मीन्स जो मिलिट्री फोर्स है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, बट और जो इश्यूज हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। और ये फाइनल स्लाइड स्टूडेंट्स, के बाद आपका जो सवाल है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन क्विकली कर लेंगे। फाइनली जो ह्यूमन रीजन है या मनुष्य की जो सोच है, जो पॉजिटिव सोच है, जो सकारात्मक सोच है, जो उसका ज्ञान है, उसकी जो रैशनैलिटी है, उसका जो रीजन है, उस पर बहुत ज्यादा ये लोग लिबरलिज्म एम्फसाइज करते हैं। और साथ ही साथ कोऑपरेशन पर, क्योंकि ह्यूमन नेचर के आधार पर ही, उसके रीजन के आधार पर ही, सकारात्मक सोच के आधार पर ही कोऑपरेशन होता है। तो ये आपको चाहे लिबरलिज्म में अलग अलग विचार हो, जैसे लिबरल्स की या न्यू लिबरल्स की जो अलग विचार है, लेकिन ये कॉमनैलिटी आपको मिलेगी, समानता मिलेगी। इसके अलावा जहां मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है अंतर बताना है रियलिज्म और जो रियलिज्म है और लिबरलिज्म है, तो वो हमने आपको पूरी प्रेजेंटेशन की या पूरे लेक्चर के तहत आपको बताया ही है। लेकिन हम कंक्लूड करने के लिए 2 पॉइंट्स पे और एम्फसाइज कर सकते हैं कि जहां पर यथार्थवादी या रियलिस्ट ये मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो परमानेंट है, वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी है, वहीं पर जो लिबरल्स हैं वो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जो तनाव है या युद्ध है उसे रोका जा सकता है या सुलझाया जा सकता है। तो ये रियलिस्ट की आलोचना करते हैं जब वो कहते हैं कि वॉर जो है नेसेसरी है, मतलब युद्ध जरूरी है, इसकी वो आलोचना करते हैं। सेकेंडली या फाइनली जो रियलिस्ट है वो ये मानते हैं कि अगर सहयोग करना है तो एक हेजेमन का होना बहुत जरूरी है। हेजेमन यानी एक ऐसी शक्ति जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति इत्यादि के आधार पर। और रियलिज्म क्योंकि सैन्य शक्ति पे ज्यादा बल देते हैं, तो उसी के आधार पर एक पावरफुल हेजेमन होना चाहिए, यानी सबसे पावरफुल कंट्री जो बाकी सबको दबाए या बाकी सबको सहयोग के लिए फोर्स कर सके, क्योंकि आपकी कंट्री के पास ज्यादा पावर है, आप दूसरों को फोर्स कर सकते हैं। इसके विपरीत लिबरल्स ये मानते हैं कि कोऑपरेशन जो है उसके लिए फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो नॉन कोअर्सिव, बिना फोर्स किए भी वो किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, किस आधार पर, बार्गेनिंग, गिव एंड टेक, कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हम दोनों का फायदा है, हम दोनों कंट्रीज का, हम तीनों कंट्रीज का या पूरे विश्व का फायदा है, तो इसलिए आपस में एक तो म्यूचुअल इंटरेस्ट हो गया,
सबका फायदा हो गया। दूसरा बार्गेनिंग, गिव एंड टेक करके, आपको भी फायदा हो आपको भी फायदा हो करके हम लोग सहयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। और अगर आपका इस पर कोई जो प्रश्न आते हैं आपके इस पे, प्रश्न आपके इसमें आ सकते हैं जहाँ पर जैसे कि जो उदारवादी विचारधारा है उसमें और जो नव उदारवादी विचारधारा है, तो दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसमें आप समानताएं या डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं। एक और आपका सवाल जो है वो स्टूडेंट्स आ सकता है जहाँ पर आपको बताना है कि जो रियलिज्म है या यथार्थवाद है उससे जो उदारवाद है वो कैसे डिफरेंट है। हाउ रियलिज्म एंड लिबरलिज्म आर डिफरेंट। एक और सवाल आपका आ सकता है, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू लिबरल थ्योरी बाय द न्यू रियलिस्ट, ये आ सकता है।